Good morning, students. I welcome you all to 4th of October morning class on my YouTube channel NSN Lights. और डेली मेंस आंसर राइटिंग सीरीज में ये 106 मेंस आंसर है। सो आप सबको बहुत बहुत मुझे पता है जिनका आज एग्जाम है वो निकल चुके होंगे या एग्जाम सेंटर में होंगे। सो प्लीज बहुत अच्छे से एग्जाम करना, मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। और इसी के साथ आज शाम को आई होप मैं सबसे सबसे अच्छी न्यूज सुनूं कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है। और इसी के साथ हम अपना आंसर स्टार्ट करते हैं। हमारी ढेर सारी नई नई सीरीज मैं लॉन्च करने वाली हूँ, राइट। सो उससे पहले अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, राइट। और इसके साथ ही आप मेरे जो और भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनको भी फॉलो कर लीजिए। और पीडीएफ के लिए रेगुलर जो क्लासेस की पीडीएफ है उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन है पेपर 1 से रिलेटेड। डिस्कस द फीचर ऑफ फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिज्म सामंतवादी इन इंडिया ड्यूरिंग द पोस्ट मौर्यन पीरियड। मौर्यन आपको पता है मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो साम्राज्य था उनको, उसके बाद पोस्ट मॉडर्न पीरियड में क्या हुआ था, फ्यूडलिज्म कैसे डेवलप हुआ और ये यूरोपियन जो फ्यूडलिज्म था उससे ये कैसे डिफरेंट था। तो हमें ये क्वेश्चन 250 वर्ड्स में दिया है। हम इसको 150 वर्ड्स में आपको होमवर्क में देती हूँ। 150 वर्ड्स आपको करना होगा। इसकी अप्रोच क्या रहेगी? इंट्रोड्यूस, हमें फ्यूडलिज्म पहले बता देना है, कैसे राइज हुआ फ्यूडलिज्म का पोस्ट मॉडर्न, पहले हमें अच्छे से डिफाइन होना चाहिए कब से कब था मॉडर्न पीरियड। देन उसके बाद डिस्कस द फीचर्स ऑफ फ्यूडलिज्म इन इंडिया ड्यूरिंग द पोस्ट मॉडर्न पीरियड, और इसके जो फीचर्स थे वो हमें बता देने हैं। डिफरेंशिएट करना है बिटवीन फ्यूडलिज्म इन इंडिया एंड पोस्ट मॉडर्न फ्यूडलिज्म। ये देखो जो मेनली जो फ्यूडलिज्म है और वो भी इंडिया में जो फ्यूडलिज्म है उसमें डिफरेंशिएट करना है और बाद में कंक्लूड कर देना है अपने आंसर को, राइट। तो पहले हम इसका इंट्रोडक्शन अच्छे से कैसे लिखेंगे। इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए किसी भी आंसर का, जो न्यू कमर्स है मैं उनको बता दूं कि जिसमें आप एक अच्छा सा ग्लिम्स पूरे आंसर का आप दे दें कि आप पूरे आंसर में ये बताने वाले हैं। और उससे पहले जो इसमें इंट्रोडक्शन पूछा भी गया है वो आप इंट्रोडक्शन उसके साथ साथ दें। और साथ ही वर्ड लिमिट का बिल्कुल ध्यान रखें, ठीक है। वर्ड लिमिट ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम 2 to 3 सेंटेंसेस होने चाहिए इंट्रोडक्शन में, राइट। सो आप देखिए कि इसमें मैंने एक ही सेंटेंस में पूरा ये बात लिखी है, तो 2 सेंटेंस होंगे, 1 और उसके बाद ये 2 यहाँ पे, तो 2 सेंटेंस ये हो गए हैं। आप एक सेंटेंस में पूरी बात अपना कहने का आदत डाल लीजिए तो वो ज्यादा बेटर रहेगा इसमें, बजाय कि आप बहुत लंबा और छोटे छोटे सेंटेंस बनाएं, राइट। तो इसी के साथ हम इंट्रोडक्शन हम देते हैं। Feudalism was a dominant social system in the medieval times. In this system, the nobility held lands from the crown in the exchange for military service. The vassals were in turn tenants of the nobles, while the peasants were obliged to live on their lord's land and give him homage, labor, and a share of produce in exchange for military protection. तो क्या होता था, सामंतवादी जो प्रथा होती थी, या इसको हम बोलेंगे एक सिस्टम होता था, सोशल सिस्टम मेनली, जैसे आज हमारा डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में कि हम कैसे रहेंगे ये हम सबको पता है कि हम बहुत सारी जो मासेस होगी, जनता होगी, वो अपना एक नेता, अपने में से ही एक नेता चुनेंगी। वो नेता कहीं बाहर से नहीं होगा, अपने में से ही एक नेता चुनेगी और उसी को वो जो चाहेगी, फिर बाद में जो मेजोरिटी जिसका जो चाहेगी, जिसको हम पार्लियामेंट में जो रूल आउट होता है सबको पता है, वो फॉलो किया जाएगा। इसके उल्टा इसमें फ्यूडलिज्म में क्या होता था कि वहां पे सिर्फ राजा का रूल चलता था, सिर्फ किंग होता था, किंग का रूल चलता था। और किंग क्या करता था कि अपने जो भी मंत्री और ये सब थे ना, इनको अपनी अपनी जितनी भी काम के बदले इनको कुछ जमीनें बांट देते थे और उन्हीं जमीनों पे फिर वो अपना राज करते थे जो जैसा मर्जी था। और सबसे ज्यादा जो जिसको हमेशा इन सब की सेवा करनी थी वो सबसे नीचे कौन था? पीजेंट्स थे, ठीक है। जो किसान थे, जो मजदूर थे, उनको क्या करना होता था? बस सेवा करना होता था उनका पूरा जीवन, और उनको कोई भी प्रोस्पेरिटी पूरा लाइफ नहीं मिलेगी। उनका काम था, अगर वो जंगल में काम कर रहे हैं तो जंगल से जो भी मिलता है वो राजा को देना, खेत में काम कर रहे हैं तो खेत से जो निकलता है वो राजा को देना, अगर कोई छोटा मोटा और काम करते हैं कोई कॉटेज इंडस्ट्री तो वो राजा को देना। तो कहने का मतलब है राजा ही चाहेंगे कि वहां पे क्या होगा, ठीक है। सो एक तरह से क्राउन रूल होता था, राइट। ये मेनली यूरोप में बहुत प्रेवलेंट था उस टाइम पे। और फिर ये बाद में, अब आपका हम बात करें कि पोस्ट मॉडर्न हमारे इसमें इंडिया में आ गया। पोस्ट मॉडर्न पीरियड के बाद मॉडर्न जो पीरियड था हमारा स्टार्ट किया नंद डायनेस्टी को खत्म करके, किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने, विद द हेल्प ऑफ चाणक्य, राइट। तो चाणक्य की हेल्प से इन्होंने लाए थे। अब उस पूरे डायनेस्टी के बाद ये कैसे हम कह सकते हैं कि वहां पे फ्यूडलिज्म स्टार्ट हुआ। ओरिजिन ऑफ फ्यूडलिज्म इन पोस्ट मॉडर्न पीरियड, अब कैसे ओरिजिन हुआ ये हम बताएंगे। फ्रॉम द पोस्ट मॉडर्न पीरियड
एंड स्पेशली फ्रॉम गुप्ता टाइम्स, गुप्ता जिसको हम गोल्डन एरा बोलते हैं अपने आर्ट एंड आर्किटेक्चर के लिए, सर्टेन पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट्स टेंडेड टू फ्यूडलाइज द स्टेट apparatus। कहने का मतलब है कि पोस्ट मौर्यन पीरियड के बाद जो गुप्ता पीरियड जब स्टार्ट हुआ था, तब जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो डेवलपमेंट हुई थी, वहां पे थोड़ा थोड़ा आपको इसका जो फ्यूडलिज्म का थोड़ा थोड़ा एसेंस देखने को मिलता है। द मोस्ट स्ट्राइकिंग डेवलपमेंट वाज द प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग लैंड ग्रांट्स टू द ब्राह्मणास एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स, और बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड later to the officials for the military and administrative services। कहने का मतलब है कि सबसे बड़ा जो हम जिसको बोलेंगे कि फ्यूडलिज्म का मेन एसेंस होता है, वो कहाँ से स्टार्ट हमने माना कि जो चीजें हैं ना, डेवलपमेंट जो भी है, जैसे कि लैंड जो है, हम आपको पता है कि फ्यूडलिज्म में छोटा छोटा लैंड का जो हिस्सा था, राजा अपने जो मंत्री जो थे उनको दे देता था। तो वही लैंड ग्रांट बाद में जो ब्राह्मणा और बुद्धिस्ट को जो देना स्टार्ट कर दिया, जैसे बुद्धिस्ट के लिए चैत्य विहार बनाने के लिए उनके लिए, और फिर ब्राह्मणास को अपने अपने मंदिर बनाने के लिए या ऐसे रहने के लिए ऐसे बांट दिया। तो इसको हमने एक तरह से फ्यूडलिज्म का थोड़ा थोड़ा असर इसको माना, ठीक है। और फिर बाद में और जो मिलिट्री ऑफिशियल से हायर ऑफिशियल्स उनको दे दिया लैंड को, तो ये हमने समझा कि ये फ्यूडलिज्म का थोड़ा सा स्टार्ट हो गया। These grants mean the transfer of all sources of revenue and surrender of police and administrative functions, thus giving rise to feudalism। ये ग्रांट का क्या मतलब था कि सब सोर्सेज देखो, जब हमारे देखो मैं बताती हूँ आपको, सोशियोलॉजी का सोसाइटी का टॉपिक है, ठीक है। तो सोसाइटी में क्या होता है कि आप जहाँ पे सोर्सेस हो जाते हैं ना, जितने सोर्सेस जहाँ पे कैप्चर हो जाते हैं, उसी सेक्शन ऑफ सोसाइटी के पास पावर भी ज्यादा होगी। हमारे पास क्यों हम बोलते हैं कि पॉलिटिशियंस की पावर इतनी है, पास इतनी पावर है, मनी तो है, मनी के अलावा वो जो सोर्सेस हैं, इतनी सारी जमीनें हैं, क्यों रिलायंस इंडस्ट्रीज को कोई कैप्चर नहीं कर पाया, कोई इसको ओवरटेक नहीं कर पाया? क्योंकि इसके पास इतने सोर्सेज ही उसने कैप्चर कर लिए हैं कि अब सोर्सेज बचे ही नहीं है दूसरों के लिए, राइट। सो यही होता है ब्राह्मणिज्म अपर कास्ट और लोअर कास्ट में। अपर कास्ट ने बाय द टाइम जब पुराने समय से ही इतने ज्यादा सोर्सेज पे कैप्चर कर लिया, आप देखिए कहीं भी जाइए, जो बड़ी कास्ट होती है उनके पास ही लैंड होती है, राइट, उनके पास ही जमीनें होती है, उन्हीं के पास ही वहां की शॉप्स होती हैं, शॉप से वो बिजनेस करेंगे, लैंड से वो खेती करेंगे, और बचा क्या? फिर बचा आपका जो लाइफ स्टॉक रिसोर्सेज है, ये भी उन्हीं के पास तो होंगे जिनके पास पैसे होंगे, राइट। तो और फिर बाकी जो बचा, इन सब की सेवा करना, अब इनको जब सेवा की जरूरत होगी तब तो कोई ह्यूमन रिसोर्स चाहिए ना, तो इसके लिए फिर लोअर कास्ट काम करती हैं, और यही चीजें होती हैं जो अपर और लोअर का डिवाइड बढ़ा देती हैं। और फिर लोअर कास्ट का तो कोई मतलब फ्यूचर है ही नहीं ना, अगर सोर्सेज पे कैप्चर हो गया तो फिर लोअर कास्ट करेगी क्या? चाहे उनको आप कुछ भी दे लो फिर उसके बाद में, अब जो सोर्सेज ही नहीं है तो फिर वो क्या करेंगे? तो यही होता था फ्यूडलिज्म में कि सोर्सेज सारे देने लग गए, तो फिर यही सोर्सेज का जो एसेंस था वो बन गया फ्यूडलिज्म का, ठीक है। अब उन्हीं की सर्विसेज के अंडर लोगों को काम करना पड़ता था। फीचर्स ऑफ फ्यूडलिज्म इन पोस्ट मॉडर्न पीरियड, अब इसके फीचर्स हम देख लेते हैं। एक होता है वैसलेजेस। वैसलेजेस मतलब एक्सप्रेस द रिलेशन ऑफ पर्सनल डिपेंडेंस एंड लॉयल्टी बिटवीन द लॉर्ड एंड हिज वेसल्स। तो मतलब जो लॉर्ड मतलब जो वहां का राजा होता था, और वहां के जो भी जो काम करने वाले होते थे, उनके लिए अपना एक तरह से लॉयल्टी उनके लिए दिखाना कि हम आपके लिए बहुत लॉयल हैं, वो काम करना जो राजा को पसंद हो, तो उसको हम बोलेंगे वो होगा फ्यूडलिज्म का एक पार्ट, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं पोस्ट मॉडर्न पीरियड में आपका फ्यूडलिज्म स्टार्ट हो गया। हायरार्की ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स, मतलब हायरार्की कैसे होगा? जैसे सबसे ऊपर राजा होगा, फिर उसके नीचे मंत्री होगा। आपने जैसे 10th क्लास की हिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, डिफरेंट टाइटल्स गिवन टू द पोजीशन एंड पावर्स विद इन द रैंक ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स। तो जो रैंक होता है और जो पावर होता है ना फ्यूडल लॉर्ड्स का, ये कहने का मतलब है कि आपका ये हायरार्की है, ये आपको बनाता है कि आप सपोज अमीर नायाब हो गए, कोई हमारा अमीर बख्शी हो गया, तो इस तरह से उनको ऐसे ऐसे टाइटल दिए जाते थे कि जिसकी वजह से वो लॉर्ड की तरह करते थे, ठीक है। और हेरिडिटरी एडमिनिस्ट्रेटिव की एक बार बेटा बना, फिर उसके बाद उसका बेटा, फिर उसका बेटा, एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन की एक ही फैमिली में पोजीशंस चल रही हैं। डेमोक्रेसी का कोई नाम नहीं था कि जो लायक है, जो डिजर्व करता है वही आएगा, नहीं, पहले ये नहीं था। वीक एनफोर्समेंट ऑफ पावर
led to the resumption of independence and some high administrative position became hereditary. मतलब कुछ हायर पोजीशन हो गई, जैसे मिलिट्री में सूबेदार हो गया, ठीक है, तो उनके जो उनका बेटा था फिर वो बनेगा, फिर उसके बाद उनका बेटा था फिर वो बनेगा। अब जो मतलब हायर जो हाईएस्ट पोस्ट हो गई उस पे तो एक कब्जा हो गया ना, वो तो वहां पे कोई और जाएगा नहीं, तो वो जो उनका मन करेगा उस पोस्ट के लिए वो डिसीजन लेंगे। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर मतलब Samantas were granted lands instead of salaries and proceeds to seize ownership of the area while continuing to refer to themselves as vassals of their rulers. मतलब जैसे एक बार सामंताज के पास उनको लैंड दिया गया, वो वहां से भी पावर सैलरी की बजाय वो लैंड पे अपना प्रॉफिट कमा रहे हैं, और उसी दूसरी तरफ वो एक वैसल की तरह मतलब राजा के लिए काम भी कर रहे हैं, तो वहां से राजा की तरफ से और बेनिफिट्स भी उनको मिल रहे हैं, ठीक है। सो ये कुछ वो हो गया कि मतलब पावर है जो डिसेंट्रलाइज्ड हो गई, राजा के पास भी पावर है, उनके पास भी पावर है, और दूसरे उनके अगर कोई और ऑफिसर है तो उनके पास भी पावर है। तो इस तरह से ऑपरेसिव टैक्स सिस्टम मतलब अगर टैक्स देना है तो देना है, कुछ नहीं सुनेंगे। आपको साल में इतना लगान, अगर हम लगान मूवी देखिए ना, तो इतना लगान अगर देना है आपको तो देना ही है। imposition of proper and improper taxes, fixed and unfixed taxes along with rent exploit the labor class. of course सबसे ज्यादा किसका एक्सप्लॉयटेशन होता है? किसी का भी कुछ भी हो जाए, चाहे वेदर इट इज फ्यूडलिज्म, चाहे ये कोरोना हो हमारा, तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है? वो लेबर क्लास ही होती है, और उसी ने आपने एग्जाम्पल भी देखा, उसी को नुकसान हुआ भी सबसे ज्यादा, राइट। तो वहां भी ऐसे ही होता था। प्रोस्पेरिटी वाज नॉट शेयर इक्वली, ऑफ कोर्स कैसे शेयर होगा? सबसे ज्यादा शेयर तो किंग का होगा, फिर किंग बांटेगा इन सब में कि आपका चलो यहाँ से आपको एक पट्टा जमीन दे देते हैं, यहाँ से आपको दे देते हैं, यहाँ से आपको दे देते हैं, और इन सब पे काम कौन करेगा? इन जमीनों पे कौन उगाएगा? इन सभी जमीनों पे उगाएंगे मजदूर, ठीक है, फ्री के जो पीजेंट्स है, जिनका काम ही है सेवा करना। इट वाज बिलीव्ड दैट सम पीपल वर मींट फॉर कल्टीवेशन ऑफ लैंड एंड सम फॉर एंजॉयिंग द फ्रूट्स ऑफ प्रोडक्शन, एंड हेंस प्रोस्पेरिटी वाज नॉट शेयर्ड इक्वली। ऑफ कोर्स इक्वालिटी का तो नाम ही नहीं था ना, वो सिर्फ काम करने के लिए है और ये सिर्फ खाने के लिए है, राइट। ये सोशल सिस्टम था, राइट, एक तरह की सोसाइटी थी तब ऐसे। अब ऐसी कोई भी सोसाइटी कहीं भी नहीं रह गई है। फ्रेगमेंटेशन ऑफ सोशल फॉर्मेशन मतलब कास्ट वाज स्प्लिट्स अप इनटू थाउजेंड्स ऑफ अदर कास्ट एंड सब कास्ट। मतलब ये सोशल फॉर्मेशन है वो इतना इतना ज्यादा स्टिफ कर दिया ना, इतना ज्यादा मुश्किल, इतना ज्यादा दुर्लभ, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, कि आप उसको ज्यादा इतना कठिन बना दिया कि उसको बाहर निकल पाना, उसको छोड़ देना या उसको खत्म कर देना इतना मुश्किल बना दिया ब्राह्मणाज ने, कि वो फिर बाद में वो आज तक हम उसका भुगत रहे हैं, राइट। कि सबसे पहले अगर कोई फायदा हो नुकसान हो तो कास्ट के बेसिस पे ही मिलता है आपको, राइट। तो फ्रैगमेंटेशन ऑफ सोशल फॉर्मेशन, तो सोशल फॉर्मेशन इतना खराब कर दिया है जो पहले की सिस्टम थी इन्होंने, कि कास्ट थे, कास्ट में से और कास्ट, उसमें से और कास्ट, उसमें से और, तो मतलब आप सिर्फ एक ब्राह्मण ही नहीं थी, ब्राह्मण में भी हजारों ब्राह्मण टाइप के ब्राह्मण होते हैं। आप सिर्फ वैश्य नहीं, हजारों तरफ के शूद्र भी होते हैं, उसमें अनटचेबल अलग हो गए, उसमें काम करने वाले अलग हो, उसमें थोड़ा सा और बेटर पोजीशन वाले अलग हो गए। तो मतलब बहुत सारी पोजीशन कास्ट में ही कास्ट निकाल दी। तो manorial system, under the manorial system, the landlord granted lands to the person who would render different services including labor on lands of the lords in exchange of lands। मतलब आपका जो लैंडलॉर्ड होते हैं वो अपनी लैंड्स हैं वो उन लोगों को देते हैं जो सर्विसेज के बदले जो लेबर करते हैं, या दूसरे जो राजा होते हैं, मतलब वो अपने अपने जैसे चाहें वो अपने हिसाब से लैंड उनको दे देते हैं। और लॉर्ड्स वो लैंड्स का एक्सचेंज भी करते हैं कि इस बार हमें कपास नहीं चाहिए, इस बार आप ये ले लो, इस बार हमें आलू चाहिए तो आप हमें आलू दे दो। तो इस तरह का डिफरेंस बिटवीन पोस्ट मॉडर्न फ्यूडलिज्म एंड यूरोपियन फ्यूडलिज्म। अब जो क्वेश्चन था जिसपे बेस्ड वो कीवर्ड्स हम ले आए हैं कि हमें डिफरेंस बताना। अब लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट हम बता देंगे। द पोस्ट मॉडर्न फ्यूडलिज्म वाज बेस्ड ऑन अ कास्ट सिस्टम व्हिच डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू 4 पार्ट्स, ब्राह्मणास, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास, whereas the European feudalism divided the society into church, nobility and commoners। तो कहने का मतलब है वहां वेस्ट में एक हो गया जी हमारा वेस्ट, एक हो गया जी हमारा ईस्ट। तो ईस्ट में तो हमारा जी सब कुछ हमारा ईस्ट मतलब इंडिया, ठीक है, हम इंडिया से मतलब लेंगे, चाइना में कास्ट नहीं है, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है ईस्ट में हमारा इंडिया में क्या सब हर चीज डिपेंड करती है आज भी, नो डाउट, आज भी कास्ट पे, ठीक है। और वेस्ट में क्या होता है? वेस्ट में आपका जो
सिस्टम था सामंतवादी का, फ्यूडलिज्म का। उसमें सबसे ऊपर होता था जी चर्च। वही हमारे ब्राह्मणा से हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, कि ब्राह्मणा जो भगवान की पूजा करेंगे, चर्च मतलब जहाँ पे भगवान रहते हैं, ब्राह्मणा मतलब जो भगवान के लिए काम करते हैं, भगवान के दूत, जिन्होंने खुद को बोला, ऐसे ऐसे कोई था नहीं वैसे, ठीक है। तो नोबिलिटी, उसके बाद नोबेल, नोबेल मतलब मंत्री, ठीक है, नोबिलिटी। उसके बाद अगर जो हमारे चर्च के बाद क्या हो गया, राजा, कि वहां पे राजा और उनके मंत्री, वो उनके पास पावर होगा। फिर देन आ गए कॉमनर्स। कॉमनर्स को हम बोल सकते हैं कि ये हमारे इंडिया में जो क्या है, शूद्रास, ठीक है, ये सबके लिए काम करेंगे, राइट। इंडिया में ये शूद्रास हो गए, ये सबके लिए काम करेंगे। तो वेस्टर्न सोसाइटी और ईस्टर्न सोसाइटी में जो डिफरेंस है ये मैंने बता दिया। और जो नोबैलिटी हो गई ना, ये हो गए आपके क्षत्रियास, हो गए आपके वैश्यास, हो गए जिनके पास सोर्सेज होंगे और जिनके पास थोड़ा पावर भी होगा। बट सबसे ज्यादा किसके पास है, ब्राह्मणास के पास। और जो मतलब भगवान डायरेक्ट वो बोलते हैं कि सेल्फ, जो ऑब्सेस्ड लोग होते हैं और सेल्फ जो डिक्लेयर्ड क्या होते हैं कि हम भगवान के दूत हैं या भगवान ने हमें भेजा है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो वो ऐसे होते थे। और ऐसे ही तो ये हमारा पोस्ट मौर्यन, मौर्यस के बाद जैसे हमारा ये गुप्ता पीरियड स्टार्ट हुआ ना, तब से ये स्टार्ट हो गया। अनलाइक यूरोपियन सिस्टम, मतलब यूरोपियन सिस्टम में जैसे नहीं होता, मोस्ट ऑफ द पावर स्ट्रक्चर्स विद इन द स्टेट डिड नॉट हैव टू पे टैक्सेस। मतलब यूरोप में तो आपको हर प्लेस के लिए, हर जगह के लिए टैक्स देना होता था। बट यहाँ पे इंडिया में ऐसा नहीं था, टैक्स नहीं देना होता। टैक्स मेनली देना होता था जो लोअर सोसाइटी थी उनको, कि आपको भाई इतना, अगर आपके पास लैंड है तो इतना तो आपको हमारे लिए काम करना पड़ेगा। साल में अगर आपके घर में 4 बोरी गेहूं हो रहा है तो आपको 3 बोरी राजा को देना और सिर्फ 1 बोरी अपने पास रखना है, राइट। तो ऐसे मतलब रूल होते थे। वेस्टर्न यूरोपियन फ्यूडल लॉर्ड्स ग्रांटेड लैंड्स टू देयर सर्व्स। देखो सर्व मतलब जो उनके लिए काम करते थे। इन ऑर्डर टू गेट देयर ओन लैंड कल्टिवेटेड, बट इंडियन किंग्स मेड ग्रांट्स टू कलेक्ट टैक्सेस एंड सरप्लस। देखो वेस्टर्न यूरोपियन जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे ना, मतलब जो किंग होते थे, वो किंग क्या करते थे, वो अपनी लैंड अपने सर्व्स को दे देते थे, जो उनके लिए काम करते हैं उनको दे देते थे। इन ऑर्डर टू गेट देयर ओन लैंड कल्टिवेटेड, मतलब वो अपनी ही लैंड को कल्टीवेट करने के लिए, राइट। बट इंडियन किंग्स क्या करते थे, वो वहां से रेंट कलेक्ट करते थे, उनकी ही लैंड से, मतलब जिनकी लैंड हो उनसे भी वो रेंट कलेक्ट करेंगे या सरप्लस लेंगे, जो रैयतवाड़ी महलवाड़ी जो थे हमारा, वैसे ही सिस्टम। तो कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे, यहाँ से हमने क्या समझा जी, कि हमारा पोस्ट मॉडर्न जो पीरियड था वो फ्यूडलिज्म वहां पे स्टार्ट हो गया। फ्यूडलिज्म के जितने भी गुण होते हैं ना, आपको वो अच्छे से समझ आने चाहिए पहले तो, ऐसे नहीं कि आप कुछ भी लिख देंगे। तो फ्यूडलिज्म कैसे होता है, फ्यूडलिज्म का अच्छे से बात लिखी गई 10th क्लास की एनसीईआरटी हमारी जो हिस्ट्री की है, ठीक है। तो मैंने पहले ही बोला है, अगर आप जो एनसीईआरटी है अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आपका बेसिक्स क्लियर नहीं होगा। अगर आपने सिर्फ एनसीईआरटी भी पढ़ा ना तो आप ये आंसर मीन्स में कराते, right? So, conclusion would be like feudalism in India was characterized by a class of landlords and by a class of subject peasantry, both living in a predominantly agrarian economy marked by a decline in trade and urbanism and by a drastic रिडक्शन इन मेटल करेंसी, राइट। तो फ्यूडलिज्म क्या हुआ था इंडिया में, वो जो क्लास है लैंडलॉर्ड्स की, वो डिफाइन करती है कि ये राजा, राजा का भी ये मंत्री, एंड बाय अ क्लास ऑफ सब्जेक्ट पीजेंट्री, मतलब कि इसके लिए ये पीजेंट्री है, ये खेत के लिए पीजेंट्री है, ये हमारी जो मतलब मशीनों के लिए, जो जानवरों के लिए काम करने वाले वो हैं, तो ये हमारे घोड़ों की रखवाली करेंगे, ये हमारे हाथियों की रखवाली करेंगे, राइट। तो बोथ लिविंग इन अ प्रीडोमिनेंटली एग्रेरियन इकोनॉमी, तो सब कुछ हमारी एग्रेरियन पे ही, जिस साल अच्छी खेती हुई तो उसी पे वही साल अच्छा हो गया, ठीक है। तो मेनली इकोनॉमी हमारी एग्रेरियन थी, मार्क्ड बाय अ डिक्लाइन इन ट्रेड एंड अर्बनिज्म। उस टाइम पे ट्रेड और अर्बनिज्म डिक्लाइन होने लगा, शहर शहर कम बनने लगे, आपका ट्रेड कम होने लगा, क्योंकि आपका जो जहां जितना बनता था उतना ही खा जाते थे। एंड बाय ड्रास्टिक रिडक्शन इन मेटल करेंसी, तो मेटल करेंसी भी आपका कम यूज होता था, क्योंकि क्या चलता था, वाटर सिस्टम। वाटर सिस्टम कैसे होगा, देखो फ्यूडलिज्म में मेन क्या होगा कि आप राजा को उगाएंगे और डायरेक्ट वही दे देंगे ना जो आपने उगाया है, राइट राइट। कि जैसे मेरे पास बी फार्मिंग है, मेरे पास, मैं शहद बनाती हूँ, तो शहद में आपका क्या है, आप अगर इतना लीटर शहद बना रहे हैं तो इतने में से इतना तो राजा के पास जाएगा ही जाएगा, तो पैसों की जरूरत कहाँ पड़ी, पैसे तो कहीं नहीं हुए। तो ये हो गया बार्टर सिस्टम। बार्टर भी तब जब राजा उनको कुछ दे, राजा उनको कुछ नहीं देगा, उनको देगा सिक्योरिटी, कि देखो बाहर का राजा है, कहीं आक्रमण ना कर दे, कहीं आप मर ना जाए, इसलिए मेरे पास ये मिलिट्री है, ये मिलिट्री आपको बचाएगी, इसके बदले में आपको मुझे
ये करना होगा, आप जो बनाते हैं उसका आधा मुझे दे दो, ठीक है। ये होता था फ्यूडलिज्म। डिफरेंट इकोलॉजिकल फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू द नेचर ऑफ सोशल स्ट्रक्चर एंड डायनामिक्स एंड हेंस द डिफरेंसेस इन द यूरोपियन एंड पोस्ट मॉडर्न फ्यूडलिज्म। तो कहने का मतलब है कुछ इकोनॉमिक इकोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते थे जो सोशल स्ट्रक्चर में डायनामिक्स में कुछ डिफरेंस बनाते थे, जैसे कि हमारा यूरोपियन है जी बिल्कुल ठंडा है, हमारा इंडिया है जी बिल्कुल एकदम गर्म है, ट्रॉपिकल कंट्री है। तो इस तरह से हमारा जो डिफरेंस है वो वहां पे वो एग्रेरियन ज्यादा होगा और यहाँ पे मतलब वहां पे कुछ अलग तरह के प्रोड्यूस होंगे, टैक्सेस पे ज्यादा डिपेंडेंसी होगी और यहाँ पे जो प्रोड्यूस है उस पे ज्यादा डिपेंडेंसी होगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारा थोड़ा सा डिफरेंस हमारे ईस्ट और वेस्ट में इकोलॉजिकली भी हमको देखने को मिलता है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आप अच्छे से पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, मैं पढ़ा चुकी हूँ, कुछ रहती है वो बाद में कराएंगे, राइट। So this is all about the morning class. So subscribe my YouTube channel NSN Lights और इसके लिए आप मेरे और भी different handles हैं social media, उनको भी follow कर सकते हैं। So this is all about today. Thank you so much और I'm eagerly waiting for the जो aspirants जो एग्जाम देके आने वाले हैं उनके लिए बहुत अच्छे से मुझे लग रहा है कि आप अच्छा एग्जाम करके आएंगे। Let's see कि आज इवनिंग में क्या हमें रिजल्ट मिलता है, राइट। So thank you so much. Have a nice day.